हेलो दोस्तों। मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का स्वागत करता हूं एसएफ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत काफी चर्चाओं में रहता है, एक बहुत इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम जानेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई का क्या कार्य होता है और आरबीआई के मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीआई का इतिहास क्या है। तो आरबीआई के बारे में अपन जानेंगे। और इसके साथ में आरबीआई का जो सबसे मुख्य काम है जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम जानेंगे इसके बारे में अलग से। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आरबीआई की हिस्ट्री से। आरबीआई कब बना, क्यों अस्तित्व में आया, क्यों लेके आया इसको, कैसे बना ये। शुरू में ये प्राइवेट बैंक था, कब इसका नेशनलाइजेशन किया गया, कौन से एक्ट से इसको पावर मिलती है। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, देखो भाई, जैसे ही ब्रिटिश जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तो उनके साथ में भारत में क्या हुआ, मॉडर्न बैंकिंग की स्टार्ट हो गई थी। अलेक्जेंडर बैंक वगैरह बने था 1700 के बाद में। तो भारत में जो मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत होती है ना, वो यूरोपियन के आगमन के साथ ही होती है, मुख्यतः ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही होती है। उसके पहले भी बैंकिंग थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिशनल था। मारवाड़ी सेठ थे, सूदखोर साहूकार, या फिर वो जो एक हुंडी सिस्टम चलता था इंडिया में, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे जब बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी उसका मुद्दा नहीं है। लेकिन मॉडर्न बैंकिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई बच्चों, तो ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही हो गई थी 8वीं शताब्दी में, 18वीं सेंचुरी में। ठीक है। लेकिन इनको इतने सारे बैंक खुलते थे, कई बैंक बंद हो जाया करते थे उस जमाने में। बैंक खोलना बहुत आसान था, वो बैंक बंद होना भी बहुत आसान था। कुछ लोगों ने मिलकर बैंक खोला, पैसा जमा कराया और बंद कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। तो बैंक में क्या, बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि उनका रेगुलेट करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी बच्चों, उनके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई खास नहीं थी। अपने अपने बैंक एरिया में इंपीरियल बैंक कर दिया करते थे, पर ऐसा कोई खास पावर नहीं थी सरकार को। सरकार को ऐसे ज्यादा इंटरफेयर किया करती थी बैंक के पावर में। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा ये कि जब बैंक फेल हो जाएगा तो वो बैंक में किसका पैसा होता है, तो कॉमन डिपोजिटर्स का पैसा होता है, आम जनता का पैसा होता है। वो आम जनता का पैसा डूब जाया करेगा, तो आम जनता का बैंकिंग से फिर विश्वास नहीं बन पाएगा। इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1926 में एक कमेटी बिठाई, एक कमीशन बिठाया। आप जानते हो ब्रिटिश काल में परंपरा रही है कमीशन बिठाने की, हिल्टन यंग कमीशन, 1926 में। क्या नाम था बच्चों ये, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम। कई एग्जामों में ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि भाई आरबीआई की स्थापना या आरबीआई की स्थापना का रिकमेंडेशन किसने किया था। तो बच्चों वो किया था हिल्टन यंग कमीशन 1926। इसके अधिकांश मेंबर ब्रिटिश ही थे। ये इंडिया में आए, यहाँ पे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने जाना, पूछा, पता किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी आरबीआई की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भी सुझाव दिया था, वो बुक भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम। और काफी इन्होंने इसको सुझाव दिया था हिल्टन यंग कमीशन को, जिसको काफी हद तक उसको पालन किया गया। तो इस हिल्टन यंग जी ने क्या कहा, इस हिल्टन यंग कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि भाई ये बैंक बार बार में इतना फेल क्यों हो रहे हैं, तो कि इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या बनाओ, रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एक रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक बनाया जाए, सेंट्रल बैंक बनाया जाए, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो इन्होंने इल्टन यंग जी ने एक सिफारिश करी कि भाई एक देश में सभी बैंकों को रेगुलेशन के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया जाएगा। अब ये इन्होंने, देखो आप जानते हो कमीशन का काम होता है सिफारिश करना, गवर्नमेंट के ऊपर होता है उसको पालन करना, उसको मानना या नहीं मानना। तो गवर्नमेंट ने इसकी बात मान ली, उस टाइम की गवर्नमेंट जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया। अब देखो बच्चों, कोई भी चीज बनती है, कोई भी संस्था बनती है तो एक एक्ट के माध्यम से बनती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट कौन सा, 1934 पास किया समय पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को पहले केंद्रीय विधानमंडल कहा करते थे, दिल्ली में थी। 1911 में आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली हो चुकी थी। और 1929 में तो भगत सिंह ने बम भी पटक दिया था उस पर संसद में। उसी संसद की बात है ये, इस केंद्रीय विधानमंडल ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास किया। और ये कब से लागू हुआ बच्चों, तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1935। एक्ट का नाम 1934 है, लेकिन जो आरबीआई का स्थापना हुई वो कब हुई, वो हुई 1 अप्रैल 1935। कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ, 1934 था। कब से ये आरबीआई का अस्तित्व आया, तो आया बच्चों 1 अप्रैल
1935 से। लेकिन इसमें फिर एक कमी रहेगी क्या, शुरू में ये बच्चों प्राइवेट था, मतलब देखो क्या होता है ना बच्चों, कोई भी संस्था खोलते हैं तो शुरू में पूंजी लगानी पड़ती है। अब हम दुकान भी खोलते हैं तो शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख। ऐसे कोई संस्था खोली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोला, उसका ऑफिस बनेगा, उसके कर्मचारी बढ़ते तो कुछ पैसा चाहिए स्टार्टिंग पूंजी। तो इसकी स्टार्टिंग पूंजी कितनी थी, 5 करोड़ रुपए थी। ये 5 करोड़ के क्या शेयर बेचे गवर्नमेंट ने प्राइवेट पर्सनल को, इसने इसको सब्सक्राइब कर लिया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि प्रारंभ में क्या था, ये प्राइवेट शेयर होल्डर के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी 5 करोड़ की पूंजी से। लेकिन बाद में ऐसा थोड़ी चल सकता है, देश का केंद्रीय बैंक जो सबसे बड़े सभी बैंकों को कंट्रोल करता है वो प्राइवेट क्षेत्र के हाथों में, निजी लोग उसके पार्टनर हो। तो बाद में जब आजादी मिली तो सरकार जोश में आई, और नेहरू जी ने जोश में आके क्या किया, 1 जनवरी 2000 1949 1 जनवरी 1949 को क्या किया बच्चों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आरबीआई का क्या किया, नेशनलाइजेशन। अब आज ये चीज समझ लो, बार बार में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, पूरी इकोनॉमिक्स में इस शब्द का हजारों लाखों बार जिक्र होता है। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, जब भी सरकार किसी प्राइवेट कंपनी पे अपना टेक ओवर कर लेती है और उसको सरकारी में बदल देती है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जैसे मान लो भी आईसीआई एक प्राइवेट बैंक है, सरकार का जमा के इसको राष्ट्रीयकरण करना, उसको कब्जा कर लिया, आज से आईसीआई प्राइवेट बैंक मालिक हटा के सरकार का होगा, तो इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीयकरण कहेंगे। अब इसकी कई शर्तें होती है, कैसे भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट पैसा देके भी खरीद सकती है या बिना पैसे के कम पैसे के भी खरीद सकती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन राष्ट्रीयकरण शब्द का मतलब समझ लो। अब देखो जब ये 1935 में स्थापना हुई आरबीआई, तब इसके मालिक कौन थे, निजी प्राइवेट होल्डर थे, प्राइवेट शेयर होल्डर। सरकार ने ये क्या किया, इनसे खरीद लिया पूरा, और इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण कर दिया मतलब अब इसकी मालिक कौन हो गया, 100% मालिक कौन हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी बच्चों। समझ के बात को यहां तक, पहले ये निजी क्षेत्र में था, इसको गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण हम फिर बाद में पढ़ेंगे। 1969 में इंदिरा गांधी जी का बहुत फेमस था, 19 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज बैंक कहते हैं, आज भी नेशनलाइज बैंक है। तो नेशनलाइज बैंक का क्या मतलब है, पहले प्राइवेट थे, बाद में सरकार ने उसको कब्जा कर लिया। समझ की बात को। इसका उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, रणनीतिक विनिवेश। आजकल सुनने में आ रहा है कि मोदी जी ने बेच दिया। वो बेचने का टेक्निकल के नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश। इसका मतलब होता है सरकारी कंपनी को प्राइवेट क्षेत्र को बेच देना। कई कंपनियों का हुआ है, कॉनकोर का हुआ है, और भी एलआईसी में भी खैर पूरा नहीं किया, 5% या 10% उसका आईपीओ लाके डिस इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसको उल्टा है नेशनलाइजेशन का। दो चीजें आप इसमें अंतर समझ लेना, बार बार में पूछा जाता है। तो समझ गए बच्चों, कौन मालिक बन गया इसका। 1 जनवरी 1949 से पूछो, बताओ आरबीआई का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारी 5 करोड़ की जो इनिशियल पूंजी थी उसका पूरा शेयर होल्डिंग किसके पास है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब एक चीज बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर सबको पता है, इसको बच्चे बच्चे को पता है, मुंबई। लेकिन बच्चों शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। जब 1935 में ये बना तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता था। हमें तुम्हारो कोलकाता। इस कोलकाता से 1937 में क्या किया गया, ये इसके हेडक्वार्टर को कहाँ ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया गया मुंबई में। इसलिए क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, पहली बार इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कौन था मुख्यालय, तो कलकत्ता आंसर होएगा, मुंबई नहीं होगा। मुंबई 1937 से इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में भी मुंबई है। आप सब लोगों ने इसका फोटो बार बार में न्यूज में आता रहता है, वो देखा ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी दूसरी चीज जानना चाहेंगे। यहां तक मैंने आपको इसको पूरा बता दिया। अब सबसे बड़ी चीज, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आरबीआई का में कितने लोग हैं, उसका मालिक कौन है, एम्प्लॉय की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आरबीआई की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो बच्चों आरबीआई की जो सारी पावर होती है ना, उसके सेंट्रल बोर्ड में होती है। एक बोर्ड होता है, उसमें 23 आदमियों का एक बोर्ड होता है, लगभग 23 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता किसी प्राइवेट कंपनी में, या केंद्र में सारे निर्णय कौन लेता है, कैबिनेट लेता है, कर्मचारी थोड़ी लेते निर्णय। ऐसे ही रिजर्व बैंक में एक बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल कितने मेंबर होते हैं बच्चों, 23 मेंबर होते हैं। ये 23 मेंबर बैठते हैं, मिलते हैं, और जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सब कौन लेता है, सेंट्रल बोर्ड लेता है निर्णय। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो बच्चों इसमें है ना 5 तो फुल टाइम मेंबर होते हैं, जिसको ऑफिशियल भी कहते हैं, जो उसी में नौकरी करते हैं। किसमें, फुल टाइम मेंबर का मतलब होता है बच्चों जो सुबह 9 से 6 बजे तक नौकरी करता है उस ऑफिस में।
ये अपने कई प्राइवेट कंपनियों के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो डायरेक्टर होते हैं कई प्रकार के, फुल टाइम, पार्ट टाइम। फुल टाइम का मतलब जो उसमें नौकरी करता हो परमानेंट 9 से 5-6 बजे वाली। पार्ट टाइम मतलब कभी कभी महीने में 1-2 दिन आ गया, कुछ दिन मीटिंग थी उस दिन आ गया, ऐसे। तो ऑफिशियल फुल टाइम का मतलब जो आरबीआई के में ही काम करते हैं, वहीं रहते हैं 9 से 6, वही ऑफिस का उनका ऑफिस है। और एक होता है बच्चों नॉन ऑफिशियल, ये एक तरह से पार्ट टाइम होते हैं, ये परमानेंट वहां नहीं बैठता है, ये तो जब इसकी सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती है उस दिन वहां उपस्थित होते हैं और मीटिंग में डिसीजन लेते हैं। तो कितने होते हैं बच्चों ये? 5 होते हैं, 5। ये याद रखना है सब, ऐसे मजाक में नहीं बता रहा, सबको याद रखना है, पूछेंगे एग्जाम में। सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 23 होते हैं। ऑफिशियल कितने होते हैं? 5 होते हैं। नॉन ऑफिशियल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑफिशियल में कौन कौन होते हैं? तो ऑफिशियल में बच्चों दो चीजें होती है, दो मतलब दो पद होते हैं। एक तो गवर्नर का, आपको पता है होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सी होती है? गवर्नर होती है, शशिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। इस गवर्नर की मदद के लिए कौन होता है? डिप्टी गवर्नर होते हैं। टोटल 4 होते हैं बच्चों। तो आरबीआई की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? आरबीआई का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गवर्नर कहते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा बारह शशिकांत दास का, सारे बड़े डिसीजन ये लेता है, डे टू डे के डिसीजन ये लेता है, सेंट्रल बोर्ड की मदद से लेता है। सेंट्रल बोर्ड बड़ा होता है गवर्नर से। सेंट्रल बोर्ड में जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजन होगा वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जो डे टू डे के आरबीआई के निर्णय होते हैं उनके कर्मचारियों का, वो सबका सुपरवाइजन, सब काम किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का होता है। भाई बच्चों, वित्त मंत्री के बाद देश में सबसे बड़ी पोस्ट होती है फाइनेंस के सेक्टर में, आरबीआई गवर्नर। सेबी का चेयरमैन होता है, इल्डा का होता है, सब छोटी पोस्टें हैं, और भी छोटी पोस्टें हैं सब बैंकों का, इनका भारत में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है वित्त मंत्रालय के बाद में फाइनेंस सेक्टर में, कौन सा? आरबीआई गवर्नर का। क्यों होती है वो उसके जब काम बताऊंगा ना तब बताऊंगी वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड सबसे पावरफुल पोस्ट मानो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको। और सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है उस टाइम का, उसी को सामान्यतः ये परंपरा है बनाने की। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? देखो बच्चों, नियुक्ति सबकी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है। कितने टाइम के लिए करती है? 3 साल के लिए करती है बच्चों। 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। जनरली कोई बाहर का जो बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट होता है, जैसे पहले रघुराम राजन थे, बीच में उर्जित पटेल बने, ऐसे जो बाहर से कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, कोई वंश कटर में काम कर रहा है, आईएमएफ में, कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, कोई बड़ा प्रोफेसर है जिसकी बड़ी धाक है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वही होता है। इसका एम्प्लॉय नहीं होता कि वो आरबीआई ग्रेड बी से बनता है तो प्रमोशन होकर गवर्नर बन जाए, ऐसा नहीं होता। बाहर से कोई जो इकोनॉमिस्ट होता है उसी को ये बनाते हैं। क्या इसकी रीअपॉइंटमेंट संभव है? बिल्कुल संभव है, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। 3 साल के लिए इसका कार्यकाल और बढ़ा सकते हैं। और क्यों ये इंपोर्टेंट है? ये इंपोर्टेंट है कि अभी जो आपका गवर्नर है ना शशिकांत दास जी, उसको सरकार ने क्या किया? रीअपॉइंटमेंट किया है, मतलब उसका कार्यकाल 3 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया, रिन्यू कर दिया। तो 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा इनका, शशिकांत दास का। ठीक है बच्चों, तो ये बात है गवर्नर की। सारा बॉस गवर्नर। तो और गवर्नर की एक दो चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर, जाहिर सी बात है, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने बनाया था तो अंग्रेजी होगा। तो वो था सर ऑब्सोन स्मिथ, ओ एस स्मिथ कहते हैं इसको। ये स्मिथ साहब पहले अंग्रेज थे और पहले आरबीआई के गवर्नर थे 1935 में। पहले इंडियन कौन था जो आजादी के टाइम भी कौन था? तो वो था सी डी देशमुख, सर सी डी देशमुख। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। आज जो गवर्नर है वो तो सबको पता है इसे, आज गवर्नर कौन है, क्या नाम है, शशिकांत दास जी, तो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, 4 कौन होते हैं इसमें? डिप्टी गवर्नर। अब बच्चों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इसमें, एक्ट में लिख रहा है। किसमें? आरबीआई एक्ट 1934 में। सारी आरबीआई की स्ट्रक्चर सब उसके बारे में कहाँ लिखे रहेगा? कानून में। तो उसमें होता है कि नॉट मोर देन 4, मतलब 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे, ऐसा कानून में लिखा है। तो बच्चों सामान्य परंपरा रही कि 2 तो इसमें कहां से आते हैं? 2 तो इसमें आरबीआई से आते हैं। मतलब जो आरबीआई में प्रमोशन सोच के बनते हैं, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में नौकरी पाते हो, आपने देखा होगा ना, आरबीआई ग्रेड बी की भर्ती निकलती है, उससे क्या होता है? ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, पीओ की तरह होता है। वो एक दिन प्रमोशन होते 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 सीजीएम डीजीएम बन के एंड में क्या बन सकते हैं? डिप्टी गवर्नर बन सकते हैं। तो सिविल में सिलेक्शन नहीं हो, आईएएस नहीं बने, तभी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है डिप्टी गवर्नर। आईएएस, कई आईएएस से भी अच्छी बड़ी पोस्ट है। तो आप रिजर्व बैंक ज्वाइन करके भी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकते हो बच्चों। तो 2 तो आरबीआई में से बनते हैं और 2 क्या बाहर से बनते हैं। कौन बनेगा? तो मैंने 1000 बार बता दिया, सरकार अपॉइंटमेंट करेगी। एक तो कौन होगा? इकोनॉमिस्ट होगा बड़ा। और एक कोई बैंकिंग क्षेत्र का नॉलेजेबल पर्सन होगा, कमर्शियल बैंकर होगा, कोई बैंक में काम करता होगा, पहले बैंक में का काफी अनुभव होगा, प्राइवेट बैंक में लोग काम करते हैं ना तो काफी अनुभव रहता है, उनको भी यहाँ अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो इस सब का उद्देश्य क्या है? कि सभी क्षेत्र के लोग शामिल हो। आरबीआई में से 2 आ रहे हैं तो जिनको आरबीआई का काम करने का अनुभव है, 20 साल का, 30 साल का, 35 साल का, वो लोग आएंगे। एक इकोनॉमिस्ट का विशेषज्ञ होगा, वो आएगा। एक बैंकिंग क्षेत्र का उद्देश्य है,
वो कमर्शियल बैंकर आएगा, और जाहिर सी बात है आरबीआई का मेन काम क्या है, बैंकिंग तो है। तो ये बच्चों, ये 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, इनका रिपॉइंटमेंट नहीं होता। अब ये आज की डेट में पता है आपको, 4 हैं, एम के जैन है, माइकल पात्रा है, वैसे 3-4 लोग हैं। तो वो हम करंट जी के जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मेंबर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है, डीएफएससी का, डीपाम का सेक्रेटरी कौन है, या फिर वो सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, सीबीआईसी का चेयरमैन कौन है, और भी कई सारी सेबी है, ईडाई है, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है ना, उनके सबके जो बॉस है, चेयरमैन है, किसी का गवर्नर है, किसी का क्या है, वो सबको हम एक बार में राम कहानी पूरी पढ़ लेंगे एक पेज में। तो उसको बार बार में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह नाम की। तो यहाँ आप डिप्टी गवर्नर समझ गया। नॉन ऑफिशियल बच्चों कितने होते हैं, 18 मेंबर होते हैं। अब इसमें से ये कहाँ कहाँ से होते हैं, तो दो तो फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भाई। आरबीआई का मुख्य काम क्या है, फाइनेंस से संबंधित है। जब तक आप देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री को साथ लेकर नहीं चलोगे, तब तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाओगे ना, तो गवर्नमेंट अपनी बात कैसे पहुंचाएगी आरबीआई के पास में। तो उसके लिए क्या क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 आदमी यहाँ बिठा दिए, ये केवल मीटिंग होगी उस दिन जाएंगे। ये शायद सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, या और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, 2 सेक्रेटरी यहाँ पर होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं। तो ये वो मीटिंग में शामिल होते हैं और डिसीजन लेने के लिए। तो 2 तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव आ गए यहाँ पर। और और बच्चों, आरबीआई की लोकल बोर्ड है 4। भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, लेकिन 4 क्षेत्रीय बोर्ड भी हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है। इन 4 लोकल बोर्ड से जो लोकल इच्छाएं भी तो पता चले ना, भाई राजस्थान में क्या चल रहा है या दिल्ली में क्या चल रहा है, तो दिल्ली का लोकल बोर्ड बताएगा। तो इन 4 जो जो लोकल बोर्ड होते हैं ना आरबीआई के, 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड के प्रतिनिधि भी होते हैं बच्चों। और अब कितने बचे, 10, 4, 6, 16 कितने हो गए। बाकी जो 10-12 होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, ये गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको। ठीक है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ तक, इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, आगे काम बढ़ाएंगे इसको। स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म होगी, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, लोकल बोर्ड के लोग हो गए, ये सब के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब वो जो चर्चा है सबसे मुख्य क्या है, वो है उसके आरबीआई की फंक्शन, आरबीआई क्या काम करती है। तो बच्चों आरबीआई कई काम करती है, आरबीआई के काम, हरि वो कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे आरबीआई की अनंत कथा है। लेकिन कुछ कुछ हम मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोई रिजर्व बैंक क्या देश का, मैंने बताया था सेंट्रल बैंक होता है। हाँ, सेंट्रल बैंक होता है, किसी भी हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए में क्या है, फेडरल रिजर्व है, पाकिस्तान में कुछ और नाम होगा, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई की कुछ भूमिका होती है। दूसरा, आरबीआई का दूसरा मुख्य काम क्या होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई पर नियंत्रण। मैंने पहले भी बताया था, महंगाई पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसकी है, आरबीआई की है। कैसे करता है, इसके लिए एक पॉलिसी होती है, वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये बच्चों हम अलग से पढ़ेंगे, सेपरेट सेपरेट टॉपिक है, दुनिया कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इकोनॉमिक्स आती है और मॉनेटरी पॉलिसी सवाल नहीं पूछे। आप लोगों ने भी सुना होगा बार बार में, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएम, एमएसएफ क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सीआरआर बढ़ा दो तो महंगाई कैसे घटेगी, कैसे कंट्रोल होगी, सब चीजें हम बताएंगे राम कहानी। तो ये अलग से चैप्टर लेंगे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा इसको फंक्शन में, ये अलग से इसका चैप्टर है। तीसरा क्या काम होता है, कुछ डेवलपमेंटल काम होते हैं। कैसे, जैसे कि देश में क्या करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, बैंकिंग की सुविधा अधिक से अधिक आदमी को पास पहुंचे, अधिक से अधिक जनता के पास पहुंचे, ये क्या एक आरबीआई का उद्देश्य है। दूसरा क्या करना है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, या डिजिटल, या इसको कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। देश में ज्यादा से ज्यादा लोग, पब्लिक क्या करे, फाइनेंस के बारे में जाने। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरबीआई कहता है, वो कई बार अखबार में, टीवी में, न्यूज में, सब में आता है, एड देते हैं बड़े बड़े, आरबीआई कहता है सतर्क रहें। या फिर वो कोई पैसे के तुम्हारा कहीं वो हो जाए तो आरबीआई ओम्बुड्समैन में शिकायत करते हो, आरबीआई बार बार में अखबारों में न्यूज देखिए,
जनता में क्या करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा करने की कोशिश करता है। ओटीपी किसी को शेयर ना करें, ये कितनी बार एड में आता है कि अपना ओटीपी किसी को ना बताएं। तो ये ऐसा आरबीआई इसको क्या करता है, कई जगह कैंप लगाता है, जनता के बीच जाता है और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ावा देने का प्रयास करता है बच्चों। फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो ही गया, तो ये डेवलपमेंटल काल था, इन्फ्लेशन कंट्रोल का था ही था। अब मुख्यतः जो आरबीआई का मुख्य काम क्या है, वो सेंट्रल बैंक का है बच्चों। ये तो हम मॉनेटरी पॉलिसी अलग से पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बता दिया, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल बैंक के रूप में सबसे पहले क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो क्या है, इश्यू ऑफ करेंसीज, नोटों का नंबर पढ़ा होगा ना, इश्यू ऑफ करेंसी, नोटों का निर्गमन। नहीं देखा क्या, नोट 100 रुपए, मैं धारक को आई प्रोमिस टू बियर द 100 रुपी, मैं धारक को 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का वचन देने का कटिबद्ध हूं। नीचे साइन किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। तो नोट पे साइन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि नोट वही जारी करता है। तो भारत में आरबीआई का एक मुख्य काम क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट। दूसरा, गवर्नमेंट का बैंकर है, भाई हमको बैंकर चाहिए हमारी बैंकिंग सुविधाओं के लिए, तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन होता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट कौन है, वो केंद्र के लिए भी होता है, राज्य के लिए भी होता है। कैसे होता है हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड, बैंकर टू बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं बच्चों, ये बैंकों का बैंकर है। बैंकर टू बैंक, बैंकों का बैंक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा एक एक करके। वित्तीय संस्थाओं का नियामक है, वित्तीय संस्थाओं का कोई भी ऐसा चलता चलता मुंह चलता है बैंक नहीं खोल सकता, लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से। इसलिए क्या कहेंगे उसको, वित्तीय संस्थाओं का नियामक है। बिना लाइसेंस लिए कोई काम नहीं कर सकता, और कोई उठपटांग काम कर दिया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, बंद कर देगा दुकान, बस। हाँ मैं बाद में फोन करूंगा मनीष भाई ना। अच्छा बाद में करोगे क्या? हाँ कुछ काम है क्या? नहीं 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 नहीं। मैं शाम को करूंगा, थोड़ा सा ठीक है कई बार था यार। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक ये हो गया, वित्तीय संस्थाओं का नियामक कैसे लाइसेंस देता है। फिर फिर ये होता है फॉरेक्स का, जो विदेशी विनिमय बाजार होता है ना, विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है, उसका कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये सब देखेंगे धीरे धीरे। विदेशी विनिमय बाजार का नियंत्रण करता है, विदेशी जो विनिमय है फॉरेक्स है, उस फॉरेक्स का मार्केट होता है, उसका नियंत्रण करता है ये। अब कैसे करता है ये मैं बताऊंगा तुमको आगे। तो चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। और जो इसका पहला मुख्य काम था क्या, इश्यू ऑफ करेंसी। भारत में नोट कौन जारी करता है, किसका लिखा रहता है, इश्यू ऑफ नोट या करेंसी। तो बच्चों जो आरबीआई एक्ट है 1934 में, इसको पावर दी गई है कि आरबीआई क्या कर सकता है, भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए का नोट प्लस कोइन को छोड़कर बाकी सब नोट कौन जारी करेगा। फिर दोबारा बोल रहा हूं, भारत में जो जो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसी में साफ लिख रहा है कि 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट अगर आप में किसी के पास हो आज ही देखना, उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, उस पर कौन साइन करता है, ये हजारों बार एग्जाम में पूछता है। तो उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होता है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो साइन करता है। और कोइन भारत सरकार जारी करती है, कोइनेज एक्ट है, कोइनेज एक्ट पहले तो 1906 शायद 2011 हो गया इसको 2011। तो बच्चों भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के, सिक्के आरबीआई जारी नहीं करता है। सिक्के कौन सरकार छापती है, टकसाल में मिंट होती है जो जैसे नोएडा में है, तो वो सिक्के गवर्नमेंट छाप के गवर्नमेंट इशू करती है अपने नाम से ही, इसमें आरबीआई की कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो आरबीआई 1 रुपए के नोट के छोड़कर, 1 रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़ के बाकी सब सारी करेंसी कौन जारी करता है भारत में, तो आरबीआई करता है। और आरबीआई जो एक्ट है उसमें पावर दे रखी है इसको आरबीआई को कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। इससे बड़ा नोट नहीं छाप सकता, 10,000 से प्रेजेंट टाइम पर छाप सकता है कब, जब सरकार क्या करेगी फिर, जब गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इसको आरबीआई एक्ट को अमेंड कर देगी, भाई 10,000 से बढ़ा के इस लिमिट को कर दो 50,000, तब फिर आरबीआई का 50,000 का नोट छाप सकता है। प्रेजेंट टाइम पर जो आरबीआई एक्ट कहता है कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। समझ गए राजाओं, यहाँ तक की बात कुछ भी नहीं है।
1 रुपए का नोट और सिक्कों को छोड़ के बाकी सब जो जितने भी नोट है वो कौन छापता है? आप देखा होगा 100 के नोट में, 50 के नोट में, 200 के नोट में, 500 के नोट में किसके साइन होते हैं नीचे? तो वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। 1 रुपए के नोट में किसके साइन होते हैं? वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, वित्त मंत्रालय के होते हैं। सिक्के भी भारत सरकार ही जारी करती है। सिक्का जारी करने में आरबीआई की भूमिका सीमित है, बिल्कुल केवल प्रसार की है। भाई गवर्नमेंट ने छाप भी दिए तो अब वो बैंकों के पास कैसे पहुंचेंगे? तो आरबीआई उसको बैंकों के पास पहुंचाता है। बस इतना ही आरबीआई का काम है, लेकिन जारी नहीं करती है। नोट जारी करता है कितने के? 2,000 से 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। ये पावर किसने दिया? अभी नोट छापने के 2 मेथड होते हैं। नोट क्या कितना भी नोट छाप सकता है कि आरबीआई? 10 लाख करोड़ जितना मन चाहे छाप सकता है क्या? तो उसका एक सिस्टम होता है। तो नोट छापने के 2 तरीके होते हैं बच्चों, 2 मेथड होते हैं। अब पूरी दुनिया में से इन 2 मेथड में से एक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपके पास को जितने नोट छाप रहे हैं ना, उसका कुछ परसेंटेज आपके पास क्या होना चाहिए? गोल्ड में होना चाहिए और विदेशी मुद्रा में होना चाहिए, डॉलर वगैरह में होना चाहिए। सपोज करो आरबीआई 100 रुपए का नोट छापना चाहती है, ठीक है? और मान लो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 40% होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? 40 रुपए का आपको क्या पास क्या होना चाहिए? गोल्ड और फॉरेन करेंसी। तब जाके आप 100 रुपए का नोट छाप सकते हो। ये 40 को बढ़ा के 60 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो सोचो इसमें क्या नोट ज्यादा छाप पाएंगे क्या? इसमें तो लिमिट बनेगी ना, गोल्ड जितना होगा उसका केवल 40% नोट चाहिए, तो आप 100 रुपए का नोट छाप सकते हो। इसलिए आजादी के लगभग 1955 तक, जब आजादी के 1935 में इसने नोट छापना शुरू कर दिया था, लगभग 1955-56 तक भारत में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से फॉलो किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पैसे की जरूरत पड़ी और नोट छापने की आवश्यकता पड़ी। सोना लिमिटेड, गोल्ड कहां से लाएगी? तब इस सिस्टम को छोड़ दिया आरबीआई ने। फिर क्या किया गया? फिर एक नया सिस्टम लाया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब से लाया? 1955 से। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बच्चों क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आपके पास, आरबीआई के पास एक न्यूनतम पैसा होना चाहिए। अगर इतना है तो फिर आपकी मर्जी पड़े जितना नोट छापो। प्रेजेंट टाइम पे वो लिमिट क्या है? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ का माल होना चाहिए आरबीआई के पास में। इसमें से गोल्ड कितना हो बच्चों? 115 करोड़ हो। और 85 करोड़ क्या हो? जो फॉरेन करेंसी होती है ना, डॉलर यूरो वगैरह, वो 85 करोड़ हो। अगर इस प्रकार से आपको 200 करोड़ रुपए आपकी जेब में रखें, आपके तिजोरी में रखें, तो आप फिर मर्जी पड़े जितने नोट छाप सकते हो। तो बताओ अब नोट छापना आसान हो गया नहीं हो गया? इस सिस्टम में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में जितने भी चाहे नोट सरकार छाप सकती है, केवल 200 करोड़ रुपए होना चाहिए आरबीआई के पास में। उसके बाद वो आरबीआई कितने भी नोट छाप सकता है। तो बताओ सिस्टम कौन सा अच्छा है? सिस्टम दोनों ही ठीक है, पर ये है ना, पैसे की जरूरत थी स्टार्टिंग में जब था आजादी के टाइम, तब पैसे की कम जरूरत पड़ती थी गवर्नमेंट को, तो कम छापने के लिए पीआरएस सिस्टम था। अभी दुनिया में लगभग सभी देशों ने कौन सा सिस्टम अपना रखा है बच्चों? मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपना रखा। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कितना ही छाप देती है, ऐसा नहीं। क्योंकि आरबीआई जो नोट छापेगी जनता को देगी, वो आरबीआई भी क्या है, लाइबिलिटी की है नहीं। अगर मान लो वो नोट बाजार में नहीं चलता तो आरबीआई के पास जाएगा जनता, तो आरबीआई को उसके बदले में कुछ ना कुछ चीज देनी पड़ेगी। तो जितने भी नोट जारी करता है आरबीआई, उसमें लिखा रहता है ना, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। तो फिर वो वजन का कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं आरबीआई की बैलेंस शीट पे उतने माल सामान होना चाहिए बैक एंड पे, तभी वो नोट इश्यू करती है। ऐसा हवा में नोट इश्यू नहीं करती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ नोट का, करेंसी का। ये सारी बातें पूछी जाएगी, फाइनेंस सेक्रेटरी की, कॉइन्स की, ये मेथड का, प्रोपोर्शनल सिस्टम है, मिनिमम जो सिस्टम है, ये सब पूछते हैं एग्जाम में और आपसे दोबारा पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सरकार का बैंकर, बैंकर टू गवर्नमेंट। तो बैंक काम क्या करता है? बैंक क्या काम करता है? किसी का पैसा जमा करता है और पैसा लोन देता है। तो बस यही काम बैंक, गवर्नमेंट का क्या करेगा? बैंक को करेगा। गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा होगा तो बैंक आरबीआई के पास जमा कर सकता है। तो बैंकर के रूप में क्या काम करेगा वो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा। गवर्नमेंट को उधारी चाहिए तो ये उधारी लाने में मदद करता है। गवर्नमेंट, आप देखा होगा ना, ये आरबीआई गवर्नमेंट जी से बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग में मदद करता है। आरबीआई को जैसे सरकार को चाहिए 10,000 करोड़ रुपए, तो आरबीआई सरकार कहती है कि भाई ले आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे बेच के मुझे 10,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर। तो आरबीआई को गवर्नमेंट की व्यवस्था करता है। तो गवर्नमेंट डिपॉजिट की व्यवस्था, गवर्नमेंट बोरोइंग की, केवल केंद्र नहीं, यूनियन नहीं, राज्य गवर्नमेंट की मदद करता है।
एचडीएल जारी करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट अपने उधार लेने के लिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं उनको, एचडीएल्स को। तो उसके लिए भी आरबीआई मदद करता है। साथ में क्या करता है, इसके एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे क्या करता है, ट्रेजरी बिल वगैरह है ना, बाजार में बेचता है, ट्रेजरी बिल जारी करता है, उसका सेल करेगा, उसका इसका क्या करेगा, गवर्नमेंट को अगर कहीं वित्तीय मामलों में राय चाहिए, परामर्श चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो परामर्शदाता के रूप में भी काम करता है, सलाह देगा। क्योंकि ये आरबीआई क्या है, बैंकिंग के मामलों का जानकार है। तो गवर्नमेंट को कोई अगर जानकारी चाहिए या कोई राय चाहिए बैंकिंग के मामले में, तो वो रिजर्व बैंक के गवर्नर से या और किसी लोग से कांटेक्ट कर सकती है या उनको उनसे सलाह ले सकती है। तो बैंकर का ये काम, बैंक का ये काम है आरबीआई का गवर्नमेंट के लिए। ठीक है बच्चों। तीसरा, थर्ड, बैंकर टू बैंक। ये तो क्या था, बैंकर टू गवर्नमेंट, ये क्या है, बैंकर टू बैंक। वही बात, बैंक का क्या मतलब होता है, वो डिपोजिट करते जो बैंक, जैसे एसबीआई है, ये आरबीआई है। अब इसका बैंक टू बैंक कैसे, अगर मान लो एसबीआई के पास ज्यादा पैसा हो गया तो इसको जमा कर सकता है ये आरबीआई में, करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट पर करते हैं। लोन, अगर इनको पैसा चाहिए तो इसको क्या करते हैं, आरबीआई, एसबीआई आरबीआई से लोन ले सकता है। किस रेट पर लेता है वो सबको पता है, रेपो रेट पर लेता है, बैंक रेट पर लेता है, एमएसपी पर लेता है। तो बैंकर का क्या काम होता है, जब बैंकों को पैसा ज्यादा हो जाए तो वो आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, जब पैसे की जरूरत पड़े तो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, इसलिए बैंकों का बैंक है। एक और कहते हैं इसको लेंडेड टू लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये लास्ट रिसोर्ट है। जैसे मान लो बैंक के पास बिल्कुल स्थिति खराब होगी, बैंकों के पास कोई पैसा नहीं है, तो एंड में कोई मदद करे ना करे, जनता जमा करे ना करे, आरबीआई उसकी मदद करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेंडेड टू लास्ट रिसोर्ट। कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा, अगर बैंकों को जनता पैसा जमा नहीं कर रही, कोई एफडी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तब फिर अगर फिर भी उसको उस टाइम जरूरत पड़ती है पैसों की, तो उसकी मदद कौन करेगा, उसकी मदद आरबीआई करेगा। इसको क्या कहते हैं, लेंडेड टू लास्ट रिसोर्ट कहते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट मैंने बताया था फॉरेन एक्स का कंट्रोल, फॉरेक्स का कंट्रोल। तो सबसे पहली बात, तो जब मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पढ़ाया था, तो भारत में जितने भी विदेशी मुद्राएं आती है उनका एक भंडार होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। इसका कस्टोडियन कौन होता है, किसके अंडर में होता है बच्चों, ये किसका कस्टोडियन, आरबीआई होता है। आरबीआई इस फॉरेक्स का मालिक होता है बच्चों। जिसको भी पैसा लेना है इसमें से आरबीआई की मंजूरी से लेगा, इसमें जमा करेगा तो आरबीआई की मंजूरी से जमा करेगा। और ये जो जितने भी अभी देखा होगा करेंसी एक्सचेंज करते हैं एयरपोर्ट पे कई सारे, तो जितने भी ये डीलर होते हैं ना करेंसी के लेन देन वाले, कोई बाहर से डॉलर लेके आया, अब वो उसको क्या करेगा, रुपये में बदलाएगा। रुपये वाला कोई बाहर जाना चाहता है डॉलर में लेगा, तो ये सब काम कौन करता है, कुछ डीलर करते हैं, जैसे बैंक को लाइसेंस वगैरह देता है। तो इनको लाइसेंस कौन जारी करता है बच्चों, फॉरेक्स डीलर कहते हैं उनको, जो फॉरेन एक्सचेंज में लेन देन करते हैं, रुपए देके डॉलर ले सकते हैं, डॉलर देके रुपये ले सकते हैं। तो वो डीलर को लाइसेंस जारी करने का काम कौन करता है, वो करता है बच्चों आरबीआई करता है। और इन डीलर के अलावा और कोई क्या नहीं कर सकते, फॉरेक्स में लेन देन नहीं कर सकते। क्यों नहीं, मैंने घर में दुकान खोल ली, चलो आ जाओ डॉलर ले ले, मैंने किसी से उधार रुपये लाओ मैं डॉलर देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब पावर कहां से आती है, जो एक कानून है फेमा एक्ट, आजकल ईडी के कारण बहुत चर्चा में है, 2000 में। ये दो आदमी को पावर देता है, एक तो आरबीआई को पावर देता है, आरबीआई को तो क्या पावर देता है, ये सब लाइसेंस वगैरह जारी करने की पावर देता है। और कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो फिर दंड देने की पावर किसके पास है, ईडी आ जाएगी बच्चों। पहले कहते थे सीबीआई आ जाएगी, गब्बर आ जाएगा, पुरानी फिल्मों में क्या कहते हैं, गब्बर आ जाएगा, फिर बाद में कहने लगे सीबीआई आ जाएगी। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि ईडी आ जाएगी, ज्यादा पैसा मत दिखा, नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो वो ईडी को पावर यहीं से मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 से। इसमें आरबीआई को भी पावर दी है और ईडी को भी पावर दी गई है। ईडी को तो पुलिस की कार्रवाई की पावर दी गई है, आरबीआई को कंट्रोल की रेगुलेशन की पावर दी गई है। इसके तहत ये लाइसेंस जारी करता है डीलर को, और डीलर फिर प्रोडक्ट का लेन देन करता है। सामान्यतः बैंकों ने कोई दे रखा है ये लाइसेंस, कुछ प्राइवेट आदमियों को भी दे रखा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैंने बताया था वित्तीय संस्थाओं का नियामक, रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, सामान्यतः बैंक है, बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, क्या कहते हैं उसको, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, डिजिटल बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एनपीसी। तो बच्चा कोई भी भारत में फाइनेंस के क्षेत्र में काम करना हो तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं अगर मन पड़ा बैंक खोल लिया, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन सा एक्ट के तहत,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिया कि मैं तो बैंक खोलूंगा, ऐसा नहीं खोल सकते। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इससे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है, वो गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम कायदे बना रखे हैं, कुछ रेगुलेशन बना रखे हैं। इतना आप सीआरआर रखोगे, इतना सीएआर रखोगे, कैपिटल एडिक्वेसी इतनी होगी, लैंडिंग करोगे तो इस हिसाब से करोगे, पीएसएल का कोटा है, सब कुछ है, ये पालन करना पड़ेगा। अगर इनको पालन नहीं करेगा तो फिर क्या कर सकता है आरबीआई? पनिश करेगा, दंड देगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा उस फलाना बैंक पे फाइन लगा दिया, जुर्माना लगा दिया 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, फिर भी नहीं माने तो और सख्त कार्रवाई कर सकता है। नहीं माने तो एंड में क्या हो सकता है, लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, दुकान बंद कर देता है, जैसे कई बैंकों की कर दी, कोऑपरेटिव बैंक की, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वगैरह इनकी, और भी कई बैंक है जिनके आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस रद्द कर देता है अगर वो आरबीआई की बात नहीं मानता तो बच्चों ये सब थे आरबीआई के कार्य। अब हम यहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आरबीआई का सबसे मुख्य कार्य है वो मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, और क्या क्या उसके टूल होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।